हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से 1757 की लड़ाई होती है और उसके बाद से 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों के बाद, इन दोनों लड़ाइयों के बाद भारत में संवैधानिक विकास किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले 1757 की प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम लोग समझते हैं। समय 23 जून 1757 का था, जिस दिन प्लासी की लड़ाई होती है और यह लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की इस लड़ाई में हार हो जाती है, क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर, उसका सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और दूसरी लड़ाई जो होती है 1764 ईस्वी का, 1764 ईस्वी की जो लड़ाई होती है बक्सर में, इस युद्ध में मीर कासिम और सिराजुद्दौला शामिल होते हैं। इस युद्ध में एक तरफ से मीर कासिम थे तो दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला था, लेकिन मीर कासिम का साथ अंग्रेज दे रहे थे और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। एक तरह से देखें तो इस लड़ाई में मुख्य रूप से अंग्रेजों की ही जीत हुई थी और इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल के कुछ प्रांत जीत लिए गए और प्रांत को जीतने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन का शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। इस कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी थी। इसके अंतर्गत कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट आए। तो सबसे पहले हम लोग इस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे कि आखिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या। 1757 के समय में 1757 में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का शासन हुआ करता था और ब्रिटेन की एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हैं, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आई हुई थी और जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, परिस्थिति भी बदलती गई और 1773 तक आते आते परिस्थितियां कुछ ऐसी बदल गई कि बंगाल पर पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। और इस समय 1773 के बाद अपने कंट्रोल को और अच्छा करने के लिए, अपनी पकड़ को बनाने के लिए इस कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट भी लाए। जैसे 1784 में क्विट इंडिया एक्ट लाया, 1793 में चार्टर एक्ट लाए और 1813 ईस्वी में भी चार्टर एक्ट लाए। इस तरह से 1833 और 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट लाए। लेकिन समय जैसे बदला, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से कंट्रोल ख़त्म करके जो ब्रिटेन की महारानी 1858 में विक्टोरिया थी, उनके हाथों में यह अधिकार चला जाता है, क्योंकि इस समय में जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके तरफ से कुछ नियम, रूल और कायदे बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद से शासन अधिनियम आने लगा और 1861 में शासन अधिनियम आया, 1892 में आया, 1909 में शासन अधिनियम आया। उसके बाद से शासन अधिनियम 1919 का आया, 1935 का आया और 1947 का आया। तो
एक एक करके बारी बारी करके हम सभी शासन अधिनियम और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी ने इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता में 1757 के समय में जो वहाँ गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम बदल करके अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से कर सकते थे। इसके कुछ मुख्य बातें भी हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है, कंपनी के शासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और इस अधिनियम के आ जाने से कंपनी अब शासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर सकती थी। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों जैसे मुंबई, मद्रास और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी है, मुंबई, मद्रास और बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? अब इस समय गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाने लगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। सर्वप्रथम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। 1874 ईस्वी के जो पिक्ट इंडिया एक्ट है, यहाँ पिक्ट इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट में दोहरे प्रशासन की अब प्रारंभ हो गई की गई और इसमें दोहरे शासन में एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इनका काम व्यापारिक मामलों के लिए देखभाल करना था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे इनका राजनीतिक मामलों की देखभाल करना था। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। जैसे कि आपने देखा कि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आती है उस समय से लेकर के 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें धीरे धीरे करके किस तरह से जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नियम है, उसमें किस तरह से सुधार किए जा रहे हैं। और 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि इस समय जो वेतन दिए जाएंगे ये सारे वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम और इस अधिनियम में कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये समय 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट है और इसके पहले 1793 का चार्टर अधिनियम एक्ट है और इन दोनों के बीच में 20 वर्ष का समय अंतराल है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा कि सबसे पहले जो शासन अधिनियम आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 10 वर्ष के अंतराल पर आने वाले थे। 1773 के बाद 1783 में रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, लेकिन उसके पहले एक सेटलमेंट एक्ट आ जाता है जिस कारण से इसमें 1 ईयर की डिले हो जाती है और यह 1784 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो जो यहाँ ये 1 ईयर के गैप हो रहे हैं उसी कारण से अब यहाँ 1773 के बाद से 1783 और उसके बाद से 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि इस सीरीज को अब पूरा कर देता है। लेकिन इसके बाद से जो रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं उसमें 20 ईयर्स की डिले हो जाती है और इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया है कि अब इसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे
ठीक है। जो कंपनी के अधिकार पत्र आएंगे उसको 20 वर्षों के बाद, यानी उसका समय काल अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एक अधिकार मिला था कि वह केवल ब्रिटेन की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही आकर के भारत में व्यापार कर सकती। लेकिन इस अधिनियम के साथ ही उसके कुछ अधिकार छीन लिए गए, जैसे वह भारत में अब केवल भारत के पूर्वी देशों के साथ केवल चाय का व्यापार कर सकती थी, और इसी के साथ उसका एकाधिकार प्राप्त था। और दूसरा, वह चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी, और इसके संबंध में 20 वर्षों तक इसका एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार खोल दिए गए। शिक्षा के प्रसार के लिए कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति भी 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट में दे दी गई, और इसके 20 वर्षों के बाद, कितने वर्ष के बाद, 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस रेगुलेटिंग एक्ट के 20 ईयर्स के बाद चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। कितने दिनों के बाद आता है? तो यह 20 वर्षों के बाद चार्टर अधिनियम आता है, और इस अधिनियम में कंपनी के द्वारा व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो एक अधिकार दिया गया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, वो उस एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी के कार्य को ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था। इसके बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 का जो 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इस 33 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उन्हें अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। उसके बाद से भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इसमें भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इसके कार्यों के लिए विधि आयोग की व्यवस्था भी की गई। विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। अब आगे है दास प्रथा। इस अधिनियम के अंतर्गत 1833 के अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया, और 1843 में दास प्रथा को समाप्त भी कर दिया गया। ठीक है। तो पूछता है कि दास प्रथा की समाप्ति कब की गई? तो दास प्रथा की समाप्ति 1843 ईस्वी में की गई, और दास प्रथा की समाप्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? तो दास प्रथा की समाप्ति 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। जैसे कि आप पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से सैद्धांतिक विकास हो रहे हैं, और कंपनी का जो एकाधिकार था उसको अब ख़त्म किए जा रहे हैं। किस तरह से भारत में दास प्रथा की जो व्यवस्था थी उसे अब ख़त्म कर दिए गए। तो इस तरह से जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम आता है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं की नामदाजगी सिद्धांत दी गई और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई।
जो 1853 का जो रेगुलेट चार्टर एक्ट आता है, इस चार्टर एक्ट में कहा गया है कि अब जो सरकारी जो सीट हैं उनको हम प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भरेंगे। लेकिन 1858 में बैरकपुर के छावनी में एक क्रांति हो जाती है, 1857 की क्रांति। यह क्रांति लगभग पूरे भारत में फैल गई। यह ऐसा समय था कि इस समय जो अंग्रेज इस पर यदि काबू नहीं पाते, इसको नहीं दबा पाते, तो 1857 की क्रांति में ही यह भारत देश आज़ाद हो गया होता। लेकिन कंपनी ने इस क्रांति को दबा दिया। दबाने के बाद भी कंपनी के अंदर डर हो गई। कंपनी डर गई कि आखिर क्या कारण था कि हमने इतने सारे व्यवस्था करने किए, इसके बाद भी यह क्रांति हो गई। तो उसी कारण से जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उसने शासन को अपने हाथों में लिया और 1800 चार्टर के अधिनियम लेकर के आई। इसे भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यह जो चार्टर अधिनियम आया, 1858 का चार्टर जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम में, यहाँ पर भारत शासन अधिनियम होगा। ठीक, 1858 में भारत शासन अधिनियम आया और इस शासन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत की शासन व्यवस्था सौंप दी गई। भारत में मंत्रिपरिषद पद की व्यवस्था 1858 के शासन अधिनियम में ही की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद की व्यवस्था की गई। भारत परिषद का सृजन भी 1858 के शासन अधिनियम के समय ही किया गया और इसी समय भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के शासन अधिनियम के बाद 1861 का शासन अधिनियम लेकर आया गया, क्योंकि 1858 की जो शासन अधिनियम थी, इसमें बहुत कमियां भी अभी थी, जिसको सुधार करने के लिए 1861 में शासन अधिनियम लेकर आया गया। इस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने 1861 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। इसमें मुख्य कार्य क्या हुए? इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और भारतीय विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल को अब बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बंगाल में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसके बाद इसी समय शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी में विक्टोरिया को सम्राज्ञी बनाया गया। शाही उपाधि अधिनियम के तहत कब? 1776 ईस्वी में विक्टोरिया को अब सम्राज्ञी बना दिया गया। 1892 का शासन अधिनियम। इस समय अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन पूछता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत
किस अधिनियम के तहत की गई? तो अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत 1892 का शासन अधिनियम के तहत हुआ था। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद आया 1809 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसे हम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिनियम के पहले बंगाल का विभाजन भी हुआ था। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, और इसी अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी किया गया। भारतीयों के सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का भी अधिकार इसी अधिनियम के अंतर्गत मिला था। क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? तो आप 1909 शासन अधिनियम कह सकते हैं। इसके बाद है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और इसे लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। अब 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम को हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। और 1919 में ही यह अधिनियम, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी कारण से इस अधिनियम को 1919 में लेकर आना पड़ा था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान सभा की स्थापना की गई। राज्य परिषद सदस्यों की संख्या इस समय 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1919 ईस्वी में 145 थी और इसमें 104 निर्वाचित होते थे तथा 41 मनोनीत किए जाते थे। क्वेश्चन पूछता है 1919 के शासन अधिनियम के समय भारत में केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1919 के शासन अधिनियम में केंद्रीय विधान सदस्यों की संख्या 145 थी और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था और द्वैध शासन प्रणाली को परिवर्तन किया गया। इसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया तथा आरक्षित या हस्तांतरित भी किया गया। विभाजित किया गया जो पहला था, इसमें पहला था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित था। तो जो आरक्षित विषय थे, इस विषय में आपके वित्त, भूमि कर, अकाल, सहायता, न्याय,
पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना और इसके साथ साथ समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खाना, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, आकस्मिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सामाजिक सेवाएं भी इसमें शामिल है। इसको आप याद रखेंगे। फिर से हम इसे देख लेते हैं। इसमें आरक्षित विषय थे वित्त, भूमि कर, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ जिसे क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स भी कहते हैं, छापाखाना और समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, आकस्मिक कल्याण, औद्योगिक वाद विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सामाजिक सेवाएं भी इसमें शामिल थी। प्रांतों में वैध शासन के लिए प्रांतों में वैध शासन के जनक लियोन्स कार्टियस को जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रांतों में वैध शासन के जनक हम किसे कहते हैं। तो प्रांतों में वैध शासन के जनक लियोन कार्टियस को किसे कहते हैं? लियोन कार्टियस को कहते थे। और दूसरे ग्रुप में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय अस्तित्व, स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अबकारी उद्योग, मापतौल, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि, धार्मिक तथा आग्रह दान भी इसमें शामिल थे। तीसरे विषय के अंतर्गत आरक्षित विषय को रखा गया था, जिसमें प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के उत्तरदायित्व भारतीय मंडलों के द्वारा किया जाता था। वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किस अधिनियम के तहत कर दिया गया। तो वैध शासन प्रणाली की समाप्ति 1935 के अधिनियम के तहत कर दिया गया और इसमें भारत का सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में मोंटेस्क्यू सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत के सुधार के द्वारा 1919 अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के इस अधिनियम के में 451 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 451 धाराएं थी, 15 परिशिष्ट थे और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसमें पहला है भारतीय राष्ट्रीय संघ। यह संघ ब्रिटिश प्रांत, भारतीय राष्ट्रीय संघ और ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बना था। अखिल भारतीय संघ किन्हें मिलकर बना था? तो यह संघ ब्रिटिश प्रांत और उसके साथ 6 कमिश्नरियों के क्षेत्र देशी रियासतों से मिलकर बना था, जो अपनी स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई और प्रतिनिधित्व प्रस्तावित संघ की स्थापना संघ संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर भी नहीं आया। दूसरी थी प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा
प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था खत्म कर दी गई और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इसके बाद है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों में सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया और अन्य संघीय विषयों में व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो भारतीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। क्या था? यह भारतीय व्यवस्था के लिए के प्रति उत्तरदायी था। चौथा है संघीय न्यायालय में व्यवस्था। भारतीय अधिकार क्षेत्रों में प्रांतों तथा देशी रियासतों के विस्तृत था, देशी रियासत तक विस्तृत था। इस न्यायालय में मुख्य रूप से न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, जो न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिय काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति किसे प्रदान थी? तो न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति काउंसिल को प्राप्त थी, जो कि लंदन में थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार दिया गया था। अब भारत परिषद के अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार संघीय प्रांतीय व्यवस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों तथा भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था और इसके द्वारा वर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के लिए अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। अब 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस समय ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत भी हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितने धाराएं थी? तो इस समय इसमें 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। जिसमें एक है अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में से एक गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक विधानमंडल के रूप में काम करती रहेगी। भारत के मंत्री पद को समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा के द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरि का अंतर कर दिया गया था। सर्वोपरिता का अंतर कर दिया गया था। उनको अब भारत या पाकिस्तान
किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और भावी संबोधकों को निश्चय करने की स्वतंत्रता प्राप्त की गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।